साथ तमाम हमारे सहयोगी लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मनीष, आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, ये इस पर कोई किसी का जोर नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई इनको रोक दिया जाए या फिर इन पर कंट्रोल पा लिया जाए, लेकिन क्या इसे लेकर पहले से अलर्ट जारी नहीं किया जा सकता? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है हमारी एक इंजीनियर्स की टीम भी अब भेजी गई है उत्तराखंड, जो पूरी मामले को लेकर जाँच करेगी, इसको लेकर रिसर्च की जाएगी, लेकिन इसे लेकर पहले से कोई अलर्ट क्यों नहीं जारी किया जा सकता, ताकि ये जो बड़ी जनहानि हो रही है, इतने लोग लापता हो रहे हैं, इतने लोगों की मौत हो रही है, इन पर अंकुश हम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? इसके बारे में बताना चाहूंगा। उत्तराखंड ऐसा एक राज्य है जहां पर लगातार बारिश होती रहती है, और लगातार बारिश होने के कारण कहीं पर बारिश जो है रहती है लगातार, कहीं पर नहीं होती उत्तराखंड में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टीम नहीं पहले से तैयार की जाती है, ऐसी चीजें मतलब पहले से नहीं बनाई जाती। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, मौसम के दौरान ही लगातार लोगों को चेतावनी जो पुलिस के द्वारा है, उनके द्वारा भी लगातार दी जाती है। वहां पर गाड़ी के द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा जो है, गाड़ी से लाउड स्पीकर के द्वारा उनको चेतावनी दी जाती है कि नदी किनारे के ना रहे, नदी किनारे पर सुरक्षित स्थान पर चले जाए। वहीं लोक निर्माण विभाग के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा भी लगातार ऐसी चेतावनी दी जाती है कि यहाँ पर से हट जाए नदी किनारे से, या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर घटना घट सकती है, वहां से हटाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग वहां से नहीं हट पाते, जिस कारण बड़ी घटना को जो है एक ऐसा रूप मिल जाता है कि कहीं ना कहीं घटना घटित हो जाती है इस तरीके की। वहीं पर व्यवस्था भी जो है, व्यवस्था पूरी वहां पर की जाती है इस तरीके की, तुरंत के तुरंत वहां पर। लेकिन सरकार घटना के बाद ही क्यों जागती है? पहले क्यों नहीं कोई कदम उठाया जाता ताकि ये घटना ही ना हो? देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले कदम नहीं उठाती सरकार। अब जो बारिश के लिए जो अलर्ट है वो लगातार जारी किए जाते हैं मौसम विभाग के द्वारा भी। उसी के साथ साथ पूरी चेतावनी जो है वो दी जाती है, और लगातार निर्देश उप जिलाधिकारियों को भी साधारण प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं कि वह भी हाई अलर्ट मोड पर रहेंगे। लगातार फोन भी ना स्विच ऑफ रहेगा, समय पर फोन भी ऑन रहेगा, और लगातार चेतावनी क्षेत्रों में दी जाती है इनके द्वारा। वहीं पर उनको बोला जाता है कि लगातार जो नजरें हैं वो ऐसी जगह पर बनाकर रखें जहां पर डेंजर जोन के जो खतरे हैं वहां पर भूस्खलन ना हो, इस तरीके की पहले एहतियात बढ़ते जाए। उसी के साथ साथ जेसीबी, पोकलैंड है वहां पर पहले से ही तैनात होनी चाहिए। तो ऐसे में कुछ जगह ऐसी है जहां पर कुछ लैंडस्लाइड जो पहले से होते आ रहे हैं, वहां पर ऐसी चीजें देखी जाती है कि तैनात की जाती है। लेकिन कुछ जगह उत्तराखंड में ऐसी भी है जो नए होते हैं, मतलब नई तरीके से जहाँ पर लैंडस्लाइड हुए हैं। यहाँ पर पहले कभी 47 साल पहले कभी ऐसी आपदा आई थी उत्तरकाशी में, वो 47 साल के बाद अब दोबारा ये आपदा यहाँ पर देखने को मिली है, जिसमें अभी तक 367 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और 112 लोगों को एयरलिफ्ट करके देहरादून पहुंचाया गया है इसमें। वहीं पर अगर जो उनकी स्वास्थ्य की बात करेंगे तो देहरादून का दून हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, और वहीं ये जोलीग्रांट हॉस्पिटल, कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल, यहाँ पर जो है इन लोगों को ला करके दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर स्वास्थ्य जो प्रक्रिया है वो चलाई जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल मनीष, इसके साथ ही एक चीज़ और जानना चाहूंगी कि इसमें मृतकों का आंकड़ा अभी तक कोई सामने आया, कोई आधिकारिक बयान इसे लेकर सामने आया अभी तक? देखिए, अधिकारी के बयान ऐसा भी सामने नहीं आया है कि कुछ लोगों की मृत्यु है, लेकिन हाल ही में अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो लगभग कहीं ना कहीं ऐसी घटना भी हुई होगी। वैसे अभी मृत अभी शरीर नहीं निकाले गए हैं। जो अभी लोग जो सुरक्षित बच गए थे, कहीं पर कहीं टापू पर चले गए थे या जंगल में चले गए थे, अभी उनको निकाल करके जो है देहरादून लाया गया है। उसमें MS-17 के साथ साथ 8 प्राइवेट हेलीकॉप्टर के साथ में यह रेस्क्यू चलाया गया था यहाँ पर अभी। चलिए, मतलब इलाके में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उसके बाद ही क्या कुछ स्थिति है वो सामने आएगी। राकेश, एक चीज़ और, 1835 में खीर गंगा में सबसे भीषण बाढ़ आई थी और उस दौरान भी धराली कस्बे को उस बाढ़ ने पूरी तरह से पाट दिया था। ऐसे में वो इलाका काफ़ी सेंसिटिव जोन में था और उसी पर ये पूरा इलाका बसा हुआ था। ऐसे में जब पता है ये इतना सेंसिटिव जोन है, ऐसे में नदी किनारे ऐसे लोगों को बसने ही क्यों दिया गया? मतलब उस इलाके को या तो खाली रखवाया जाना चाहिए था या फिर इस तरह से बसाया जाना चाहिए था ताकि अगर इस तरह की कभी आपदा आती है तो उससे बचा जा सके। वो बस धराली की जो भौगोलिक स्थिति थी वो सन 1864 में, 2013 में और 2014 में भूवैज्ञानिकों द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि जो धराली का जो एरिया है वो जो है समुद्र तल से कई नीचे है और यहाँ कभी भी जो है बादल फट सकता है और यहाँ कभी भी ऐसी घटनाएं सामने आ सकती है। ये स्पष्ट जो है भूवैज्ञानिकों द्वारा कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी एक जो धराली जो गांव है, क्योंकि धराली गांव एक ऐसा गांव है जो मार्ग होते हुए जो गंगोत्री को जाता है। धराली गांव की जो आसपास की जो भौगोलिक स्थिति
दिखती है। आपने सोशल मीडिया में जिस वक्त बादल फटा, आपने देखा होगा, वो एक मात्र एक छोटी सी नदी थी, लेकिन उस नदी में इस प्रकार का जो बादल फटा है, वो कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिकों ने जो इसकी एक प्रकार से भविष्यवाणी कर दी थी, वो कहीं ना कहीं सच साबित हुई है। तो ऐसे में आने वाले जो सरकार है, उनको कहीं ना कहीं इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि भूविज्ञान के द्वारा अगर कोई जगह पर ऐसी चीजें बताई जा रही है जो सेंसिटिव है, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार को आने वाले समय में बिल्कुल राकेश, यानी जितना इजीली हम क्लाइमेट चेंज को ले रहे हैं, जितना हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं विकास कार्य के नाम पर, ये बेहद चिंता का विषय। और कहीं ना कहीं ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये हमारे ही जो कर्मों का फल जिसे हम कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल राकेश और मनीष, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।